प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज हम जो है सिंगापुर और इंडिया के बारे में बात करेंगे। तेज़ गति भुगतान और आसान उपयोग की वजह से भारत का यूपीआई दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है। सिंगापुर के पे नाउ और भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के बीच मंगलवार को सीमा पार कनेक्टिविटी लॉन्च हो गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के पीएम हेसिन लूंग इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ के साक्षी बने। इस सुविधा का शुभारंभ भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण एमएएस के प्रबंध निदेशक रवि मेनन ने किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीआई पे नाउ लिंकेज भारत और सिंगापुर के बीच की शुरुआत दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक उपहार है, जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं इसके लिए भारत और सिंगापुर दोनों लोगों को बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी हमें कई तरह से एक दूसरे से जोड़ती है। फिनटेक एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। आमतौर पर यह एक देश की सीमाओं के भीतर सीमित है, लेकिन आज की लॉन्चिंग ने सीमा पार फिनटेक कनेक्टिविटी का एक नया अध्याय शुरू किया है। आज के बाद सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फ़ोन से उसी प्रकार पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे जैसे वो अपने देश में करते थे। उन्होंने दोनों देशों की करीबी को लेकर कहा कि भारत सिंगापुर की मित्रता बहुत पुरानी है और समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी है। यह भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ताकत है कि कोविड के दौरान हम करोड़ों लोगों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफ़र कर पाए। 5 साल पहले मैंने सिंगापुर में ही कहा था कि फिनटेक इनोवेशन और युवा ऊर्जा में विश्वास का बहुत बड़ा महत्व है। भारत और सिंगापुर के बीच पेमेंट सिस्टम के आपस में जुड़ जाने से दोनों देशों में रहने वाले लोगों को फ़ायदा होगा। वे तेज़ी के साथ क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस बेहद तेज़ी से और सस्ती दरों पर भेज सकेंगे। सिंगापुर में रहने वाले भारतीयों को सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। खास तौर से माइग्रेंट वर्कर्स और छात्रों को इससे ज़बरदस्त लाभ होगा। माइग्रेंट वर्कर्स अब यूपीआई और पे नाउ के जरिए तेज़ी के साथ सस्ती दरों पर पैसा भारत भेज सकेंगे। वहीं सिंगापुर में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को उनके अभिभावक यूपीआई के जरिए सिंगापुर में पैसे ट्रांसफ़र कर सकेंगे। अभी तक एनआरआई यूपीआई के जरिए भुगतान करने में असमर्थ है, क्योंकि यह सुविधा केवल भारतीय सिम कार्ड फ़ोन पर ही उपलब्ध थी। लेकिन अब एनआरआई या फिर विदेश में रहने वाले भारतीय अपने एनआरआई या एनआरओ अकाउंट को इंटरनेशनल सिम के साथ लिंक करके आसानी से यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दूसरे देशों में यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने में जुटा है, ताकि डिजिटल पेमेंट का विस्तार किया जा सके। भूटान यहाँ एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और भूटान की रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी भीम यूपीआई आधारित भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता कर चुकी है। नेपाल में यूपीआई प्लेटफॉर्म लागू करने वाला पहला देश है। मलेशिया मर्केंटाइल एशिया के से साझेदारी बैंक खातों में सीधे मिल रहा है पैसा। ओमान रुपे कार्ड और यूपीआई प्लेटफॉर्म उपयोग हो रहा है। यूएई लुलु फाइनेंसिंग होल्डिंग, मशरक बैंक और नेटवर्क इंटरनेशनल के साथ समझौता हुआ है। फ्रांस में लायरा नेटवर्क से समझौता, पर्यटक यूपीआई से कर रहे भुगतान। यूके टेरा पे और पे एक्सपर्ट से समझौता हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड समूह और यूरोपीय कंपनी वर्ल्ड लाइन के साथ समझौता हुआ है। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, हांगकांग, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड में यूपीआई को बढ़ावा मिल रहा है। तुर्की में फिर से भूकंप का एक तगड़ा झटका आया है। तुर्की की आपदा प्रबंधन एजेंसी एएफएडी ने कहा कि इस बार 6.4 तीव्रता का भूकंप हताय प्रांत के डेफिनी शहर के आसपास केंद्रित था। एनटीवी टेलीविज़न ने कहा कि भूकंप के कारण कुछ क्षतिग्रस्त इमारतें ढह गई, जिसमें 3 आदमी की मौत हो गई और तकरीबन 213 लोग घायल हो गए। घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू हो गया है। अभी और 6 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। हाटे में पुलिस ने 3 मंजिला इमारत के अंदर फंसे एक व्यक्ति को बचाया और 3 अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तुर्की की सरकारी अनादोलू एजेंसी ने कहा है कि भूकंप के झटके सीरिया, जॉर्डन, इजराइल और मिस्र में महसूस किए गए हैं। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप में लगभग 45,000 लोग मारे जा चुके हैं। तुर्की के अधिकारियों ने उसके बाद 6,000 से अधिक झटके दर्ज किए हैं। तुर्की में आए ताज़ा भूकंप पर अमेरिका ने गहरी चिंता व्यक्त की है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेके सुलिवन ने कहा है कि सोमवार को दक्षिण तुर्की में आए 2 ताज़ा भूकंपों को लेकर अमेरिका बेहद चिंतित है। वे तुर्की
पूर्ण समर्थन देने के लिए तैयार है। सुलीवन ने ट्विटर पर लिखा, तुर्की और सीरिया में पहले से ही तबाह हुए क्षेत्रों में भूकंप के प्रभाव की खबरों से हम बहुत चिंतित हैं। अमेरिका अपना पूरा समर्थन देना जारी रखेगा। तुर्की और इसके आसपास का इलाका एनाटोलियन प्लेट पर है। तुर्की 6 टेक्टोनिक प्लेटों से घिरा है। एनाटोलियन प्लेट के पूर्व में ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट है, जबकि बाईं तरफ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में अफ्रीकन प्लेट है। इसके अलावा तुर्की के उत्तर दिशा में यूरेशियन प्लेट है। यह प्लेटें घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती हैं, इससे इन प्लेटों में घर्षण होता है। इसी के कारण भूकंप के तेज झटके लगते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि एशिया में हिमालयन क्षेत्र में जिस तरह के हालात हैं, उसी कहीं अलग तुर्की के आसपास के हैं। उत्तरी एनाटोलियन प्लेट की स्टडी के बाद पता चला है कि वह एनाटोलिया यूरेशियन प्लेट से अलग हो चुकी है। इस स्टडी में सामने आया है कि इन प्लेटों पर अरेबियन प्लेट का दबाव बढ़ रहा है, वहीं यूरेशियन प्लेट इस दबाव को रोक रही है। ये अब हम रेलवे के बारे में कुछ बात करें। देश के पूरे रेल नेटवर्क को इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चलाने और डीजल आधारित ट्रेनों को बंद करने के अपने मिशन में भारतीय रेलवे ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में सभी मार्गों का विद्युतीकरण करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पूरा किया है। गोरखपुर स्थित उत्तर पूर्व रेलवे में लगभग 85 किलोमीटर सुभगपुर पेरवा खंड के विद्युतीकरण के साथ पूरे राज्य की रेलवे लाइनें अब विद्युतीकृत हो गई हैं। इसके साथ जोन पूर्व तट रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे, पूर्वी रेलवे और दक्षिणी पूर्वी रेलवे में शामिल हो गया है, जो पूरी तरह से विद्युतीकृत है। सभी ब्रॉड गेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण के लक्ष्य पर काम करते हुए रेलवे ने अब तक 85% प्रगति हासिल कर ली है। इसमें विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं के हिस्से के रूप में नवीनीकरण ऊर्जा के लिए भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता के अनुरूप अक्षय ऊर्जा में स्थानांतरित करने की भी योजना है। 2029-30 में भारतीय रेलवे की अनुमानित ऊर्जा मांग लगभग 8200 मेगावाट होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए 2029-30 तक नवीकरणीय क्षमता की अपेक्षित आवश्यकता लगभग 30,000 मेगावाट होगी। अब तक लगभग 143 मेगावाट के सौर संयंत्र और लगभग 103 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किए जा चुके हैं। इसके अलावा आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 2150 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का भी करार किया गया है। कुछ साल पहले रेलवे इंजीनियरों ने भी सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेनों के विचार के साथ खिलवाड़ किया था। हालांकि निष्कर्षों ने संकेत दिया है कि सौर ऊर्जा केवल दिन के दौरान काम करती है, लगभग 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप भी उत्पन्न कर सकती है। यह भी पाया गया है कि सिस्टम कोहरे, बारिश और सर्दियों के मौसम में ठीक से काम नहीं करता है और मौसम की स्थिति के आधार पर बैटरी बैकअप 2 से 3 घंटे तक कम हो जाता है। इसलिए इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया गया। हालांकि रेलवे इमरजेंसी और अन्य ज़रूरतों के लिए लगभग 2000 डीजल इंजनों के बेड़े को बनाए रखना जारी रखेगा। आइए हम दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 की बात कर लें। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 मुंबई में आयोजित किया गया। इस अवार्ड शो में बॉलीवुड के दिग्गजों ने एंट्री की। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अनुपम खेर, वरुण धवन और साउथ के फेमस एक्टर ऋषभ शेट्टी, आलिया भट्ट, रेखा समेत कई कलाकारों ने हिस्सा लिया। एस राजामौली की फिल्म RRR और विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिए गए हैं। वहीं आलिया भट्ट को संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है और उनके पति रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र में उनकी शानदार एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। किसे मिला कौन सा अवार्ड, हम ये भी जान लें। बेस्ट फिल्म के लिए द कश्मीर फाइल्स, बेस्ट डायरेक्टर R बाल्की चुप के लिए, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र के लिए, बेस्ट एक्टर आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर ऋषभ शेट्टी कांतारा के लिए, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मनीष पॉल जुग जुग जियो के लिए, फिल्मों में बेहतरीन योगदान का अवार्ड बेस्ट वेब सीरीज रेखा रुद्र के लिए, द एज ऑफ डार्कनेस क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर वरुण धवन भेड़िया के लिए, फिल्म ऑफ द ईयर RRR, टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर अनुपमा, मोस्ट वर्सटाइल एक्टर ऑफ द ईयर अनुपम खेर द कश्मीर फाइल्स के लिए, टेलीविजन सीरीज़ में बेस्ट एक्टर जैन इमाम फना इश्क में मरजावा के लिए, टेलीविजन सीरीज़ में बेस्ट एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश नागिन के लिए, बेस्ट मेल सिंगर सचेत टंडन मैथ्या मैनू के लिए, बेस्ट फीमेल सिंगर नीति मोहन मेरी जान के लिए, बेस्ट सिनेमाटोग्राफर PS विनोद विक्रम वेदा के लिए, संगीत में उत्कृष्ट योगदान के लिए अवार्ड हरिहरन को दिया गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सोमवार को लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुए। अदालत ने उन्हें चुनाव आयोग के बाहर हिंसक विरोध से जुड़े एक मामले में सुरक्षात्मक जमानत दे दी है। यह जमानत 3 मार्च तक के लिए दी गई है। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी।
जिससे बचने के लिए वो अदालत पहुंचे थे। उन्होंने अदालत को बताया कि वो पिछली सुनवाई के दौरान ही पेश होने वाले थे, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें 2 हफ्ते का आराम की सलाह दी थी। वो हमेशा से अदालत का सम्मान करते हैं क्योंकि वह न्यायालय का रक्षक हैं। इस दौरान न्यायमूर्ति नजवी ने कानून को मानने के लिए खान की सराहना की। साथ ही उन्हें जमानत देते हुए पुलिस और अन्य एजेंसियों को गिरफ्तार करने से रोक लगा दी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में पीटीआई समर्थक मौजूद थे। गौरतलब है कि इमरान खान को पिछले साल पाकिस्तान के चुनाव, वहीं एएनआई के अनुसार इमरान खान ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट से ऑडियो लीक की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की अपील की। खान वीडियो लिंक के माध्यम से देश को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत मेरी भी याचिका सुने। खान ने न्यायपालिका से अपनी और अपनी पत्नी बुशरा बीवी से संबंधित कई ऑडियो लीक के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। आयोग द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के बाद पीटीआई कार्यकर्ताओं ने हिंसक प्रदर्शन किया था। अब हम चारधाम यात्रा के बारे में बात कर लें। चारधाम यात्रा के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। पर्यटन विभाग का पोर्टल सुबह 7 बजे खुल गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यात्रा शुरू होने से 2 माह पहले एडवांस बुकिंग शुरू की जा रही है। अप्रैल महीने में चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। चारधाम यात्रा पर आज फिर किए जाएंगे अहम फैसले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज चारधाम यात्रा की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की जाएगी और इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। बैठक में चारधाम यात्रा की व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई निर्णय हो सकते हैं। पिछले साल चारधाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए इस बार दर्शन के लिए प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या को बढ़ाने पर भी कोई फैसला हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में बद्रीनाथ के लिए प्रतिदिन करीब 18,000, केदारनाथ धाम के लिए 15,000, गंगोत्री के लिए 9,000 और यमुनोत्री के लिए 6,000 यात्रियों की संख्या तय करने पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा चारधाम यात्रा मार्गों पर खाने पीने और स्वास्थ्य सुविधाएं, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में यात्रियों के ठहरने, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन के लिए शुल्क तय करने, बसों का प्रबंधन, घोड़ा खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण करने, पैदल मार्गों पर गर्म पानी की व्यवस्था, शेड, सड़कों की मरम्मत समेत कई चीज़ों में निर्णय लिया जाएगा। अब बात करें कि कैसे करें हम रजिस्ट्रेशन। पर्यटन विभाग ने रजिस्ट्रेशन को लेकर इस बार 4 विकल्प दिए हैं। चारधाम यात्रा के लिए पर्यटन विभाग की वेबसाइट registration@touristcare.uk.gov.in, व्हाट्सएप नंबर 8394833833, टोल फ्री नंबर 1364 और मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। सुबह 7 बजे से ही वेबसाइट, टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल ऐप पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। श्रद्धालु वेबसाइट, व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर, मोबाइल ऐप किसी पर भी अपनी सहूलियत के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आज का गोल्ड रेट इस प्रकार से है। 22 कैरेट का गोल्ड का प्राइस 10 ग्राम का 52,000 रुपये का है। 24 कैरेट गोल्ड का रेट 10 ग्राम का 56,730 रुपये है।